Students, 9.1 Science Matters in Our Surrounding। ये पिक्चर कुछ सराउंडिंग के बारे में बता लग रही है। पिक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फायर, आकाश, कुछ लैंड या प्रोडक्शन, कुछ वाटर जैसे दिख रहा है। सुबह की किरणें किसको नहीं पसंद? क्या उसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन है? ये पिक्चर कुछ वाटर डांस की तरह लग रही है। लेफ्ट में 3 इमेजेस है। एक में पेपर फाड़ा जा रहा है, दूसरे में वाटर में शायद किसी ने इंक डाल दी है, और तीसरे में इंसेंस स्टिक जल रही है। इनका इस टॉपिक से भला कैसा रिश्ता? तो यहाँ पे मुझे क्रो स्टोरी का फोटो दिख रहा है। क्या ये टॉपिक भी कुछ स्टोरी की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है? ये किसी फॉर्मूले का पिक्चर लग रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पता नहीं कौन सा कंपाउंड है। आगे ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या किसी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है? आखिर ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ क्यों लगाया है? तो जानेंगे इन सभी के बारे में और ऐसे अनोखी बातें इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन जो आता है वो है मैटर क्या है। जब भी हम क्लासरूम में टॉपिक कोई शुरू करते हैं तो डेफिनेशन से पढ़ते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन भी आपने इसी तरह कुछ पढ़ी होंगी। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये काफ़ी बोरिंग तरीका है पढ़ने का। चैप्टर को डायरेक्ट डेफिनेशन से बिगिन करने का काफ़ी बोरिंग तरीका है। इससे हमें डेफिनेशन तो याद हो जाती है, पर एग्जैक्टली टॉपिक में क्या पढ़ना है और हम टॉपिक के लिए क्या सवाल होने चाहिए उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं इसे एक थॉट प्रोसेस की तरह कि एग्जैक्टली हमें कैसे समझना है मैटर को। इस बोरिंग सी चीज़ को हम बनाते हैं एन्जॉयबल इस एक्टिविटी से। लेट अस सी इट। आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, कोई भी पेपर का टुकड़ा कुछ इस तरह, और उसे फाड़ते जाना है। ओके, गो ऑन टीयरिंग इट। कब तक फाड़ोगे? जब तक आप फाड़ सकते हो। जितना भी आप सबसे छोटा टुकड़ा फाड़ सकते हो उतना फाड़िए, ठीक है। पर एक लिमिट के बाद आप इसे फाड़ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी पेपर के टुकड़ों को अब चींटियों को दे देंगे। ओके, वी विल गिव इट टू एंड्स। एंड्स के पास काफ़ी छोटे पैर होते हैं, तो मे बी शी विल ब्रेक इट इवन मोर। वो इसे और फाड़ेगी और छोटे छोटे टुकड़े करेगी, ठीक है। फिर भी हम उसे देख पाएंगे। फर्दर क्या हम करते हैं, इन्हीं पेपर के टुकड़ों को जो एंड्स ने बहुत छोटे छोटे किए हैं, अब हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे फाड़ो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें दिखते नहीं है, वो अगर पेपर को फाड़ेंगे तो वो उसको इतना छोटा कर देंगे कि अभी वो हमें पेपर भी नहीं दिखेगा। इनफैक्ट पेपर की तरह नहीं लगेगा। तो इस तरह हम पहले इस न्यूज़पेपर को या इस पेपर के टुकड़े को इतने छोटे लेवल पर फाड़ते हैं कि अभी हमें वो पेपर की तरह भी नहीं दिखेगा और इसे हम और आगे नहीं फाड़ सकते हैं। ओके, in this activity what we are exactly doing is we are taking a matter like say paper and we are breaking down it to the smallest possible unit. ओके, जब आप ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि इसके बाद वो चीज़ और डिवाइड नहीं हो सकती है, लाइक लास्ट स्टेज पर आप आ गए हैं, इसे और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्टेट को एटम कहते हैं। इसका एटम का मीनिंग ही ये है कि समथिंग विच इज़ नॉट एनी मोर डिविजिबल, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सो एटम का मीनिंग होगा इनडिविजिबल यूनिट। एनी मैटर व्हेन ब्रोकन डाउन, any complex matter or anything when broken down to its last possible stage, after which it is not divisible,
it is not anymore divisible, then such thing we called as atom. Equivalent is indivisible unit. Okay, इसी थॉट प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं. टेबल व्हाई इट इज़ हार्ड. टेबल आपने देखा होगा ऑफ कोर्स डेली लाइफ में. तो ये टेबल हार्ड क्यों है? ऐसी क्या चीज़ है जो इसे हार्ड बनाती है? उसी तरह वाटर फ्लूइड क्यों है? तो ये जानने के लिए कि टेबल हार्ड क्यों है, आप इसे कितना भी कुछ भी करो, कितना भी ठोको पीटो, ये टूट जाएगा मगर ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा. ऑन दी अदर, फ्लूइड को आप उंगली से भी, अपना बहते हुए नल के पानी को उंगली से भी आप दो अलग हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग देम टू अपीयर सो? एक चीज जहाँ इतनी हार्ड है तो दूसरी चीज वहाँ इतनी फ्लूइड की है. इसे जानने के लिए हमें बेसिक क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा कि आखिर ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बनते कैसे हैं. इन सब्सटेंस के फंडामेंटल्स को जानने के बाद ही हम आंसर कर पाएंगे कि कोई चीज़ इतनी हार्ड क्यों है, वही दूसरी चीज़ इतनी फ्लूइड क्यों है. सो वी हैव टू फंडामेंटली नो व्हाट एग्जैक्टली सब्सटेंस मेड अप ऑफ. इफ वी नो दिस फंडामेंटल्स, maybe we can arrive at some conclusion for the answers to this question. इसे जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. क्या हिस्ट्री में सब्सटेंस के बारे में कुछ लिखा है? डेफिनेटली. आवर इंडियन फिलोसोफर्स, नॉट ओनली आवर फिलोसोफर बट मेनी फिलोसोफर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने किसी भी सब्सटेंस को फंडामेंटली कहा है कि वो 5 चीज़ों से बने हैं. दे आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. उन्होंने इसको पंच तत्व के नाम से जाना है. कुछ इसी का इमेज हमने स्टार्टिंग में देखा था. इन पंच तत्व और 5 महाभूतों को कहते हैं अग्नि, वायु, धरती, जल और स्पेस, आकाश. सो these were called as the पंच तत्व. So they are as earth, air, water, space and heat. पर क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर देती है? डेफिनेटली नॉट. इन 5 एलिमेंट्स को भी बनाने वाला कोई तो कोई बेसिक एलिमेंट्स होगा ही होगा. यही क्वेश्चन बहुत सारे ऋषि मुनियों और साइंटिस्ट को आया कि द डीपर क्वेश्चन वाज, इज देयर एनीथिंग मोर फंडामेंटल विच क्रिएट दिस 5 एलिमेंट्स? ओके, इस डीपर क्वेश्चन को समझने के बाद साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड and various Rishi Munis also at that time and various other explorer started exploring it. और वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे जो हमें आज काफ़ी ऑब्वियसली पता है कि एनी सब्सटेंस, एनी मैटर और सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, सो कोई भी चीज़ पार्टिकल से बनी है. सो अभी ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी कि पार्टिकल. सो पार्टिकल क्या है? आफ्टर एक्सप्लोरेशन पंच तत्व की 5 तत्व मैटर, अभी ये नई टर्म आई थी पार्टिकल. सो पार्टिकल को टेक्निकली डिफाइन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट सा. सो पार्टिकल ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो कि हमारी आंखों से भी ना दिखाई दे, उसे पार्टिकल कहा गया था. एनीथिंग विच वॉज कंसिडर वेरी रियली स्मॉल, विच आवर नॉर्मल आइज कांट सी इट थ्रू आवर नेकेड आइज, इट वॉज कॉल्ड पार्टिकल्स. वैसे तो हम पार्टिकल को देख नहीं सकते, लेकिन इसे समझने के लिए कोई इससे मिलता जुलता अगर रिलेवेंट एग्जाम्पल देना होगा तो होगा सनरेज कमिंग थ्रू आवर विंडो. सुबह की किरणें का जो इफेक्ट था. तो अगर आपके घर में वेंटिलेटर है किसी रूम में या छोटी सी खिड़की, तो आपको सुबह के टाइम में ये किरणें आते हुए दिखेंगे. इन किरणों को आप काफ़ी गौर से और नज़दीक से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स आपको दिखेंगे जो कि अदरवाइज आपकी नेकेड आइज को नहीं दिखते हैं. सो ये एक रिलेवेंट एग्जाम्पल था जहाँ पे आप पार्टिकल से मिलता जुलता एग्जाम्पल या पार्टिकल को थोड़ा बहुत देख पाए, जान पाए. ओके, सो इन दिस part we have seen or we arrive at a question that why some substances are hard while some substances are fluid. To explore that, we went to the history of it, where our Indian philosopher has called it Pancha Tattva, that anything is made up of 5 elements. However, that was not
explanatory or sufficient. We explored it again more, and we now came to know that things are made up of particle at this time. So this was historical development in this. However, now we know that the smallest unit, today we know that the smallest unit is atom. So how this particle has, how the story goes further, let us see. आफ्टर द एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में जब प्रोग्रेस हुई तो आज हमें पता चला कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम. इसका रेफरेंस हमारे इंडियन फिलोसोफर ने भी दिया था, महर्षि कनडा, जिन्होंने इसे अणु के बारे में अणु बोला था. अणु मतलब एटम. ठीक, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली या मेजर एप्लीकेशन हमें दिखा वर्ल्ड वॉर 2 में, और वो क्या था? वो था atom bomb on Hiroshima and Nagasaki. That something look like this. So ये इतना डिवास्टेटिंग था. और एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि आफ्टर सीइंग दिस, कि एटम जो कि एक इनडिविजिबल और स्मॉलेस्ट थिंग है, वो ये चीज़ कैसे कर सकता है? सो द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट अराइज कि हाउ सच अ स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल कैन मेक अ सच अ ह्यूज एंड डिवास्टेटिंग बॉम्ब. या इस टॉपिक को मेजरली जानने के लिए जो हम देख नहीं सकते, एक चीज़ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ऑब्वियस है कि हमें जूमिंग मतलब इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा. राइट, इस टॉपिक को जानने के लिए हमें किसी भी चीज़ में जूम इन करना पड़ेगा ताकि हम कंसेप्ट्स को समझ सके. सो इस स्लाइड में हमने देखा कि कैसे सब फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी एटम, जो कि कैसे इनडिविजिबल यूनिट है. फिर हमने जानने की कोशिश की कि कोई चीज़ हार्ड और फ्लूइड की है. उसके लिए हम हिस्ट्री में गए, पंचतत्व को जाना, और हम अब पहुँचे पार्टिकल तक, जो कि ऐसी स्मॉल चीज़ है जो देख नहीं सकते. पार्टिकल के बाद में हमने एटम की तरह, जैसे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, हम एटम की तरफ पहुँचे. हमने ये भी देखा कि एक स्मॉल एटम कितना डिवास्टेटिंग होता है, और इसे हम और जानना चाहते हैं. और जूमिंग इफेक्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारे विजुअलाइजेशन को, ताकि हम समझें. तो चलते हैं आगे. इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें केमिस्ट्री के इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि जो मैटर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 2 भाग में विभाजित है. एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. अभी जो हमने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब की बात की थी वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को हम आगे किसी चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ेंगे. यह चैप्टर जो रिलेटेड है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से संबंधित है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, या हम जब भी फिजिकल की बात, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उसका शेप, उसका वॉल्यूम, उसकी बाहर की फिजिकल दिखने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैटर्स जो कि पार्टिकल से बना है, तो पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, पिछले स्लाइड्स में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल तक पहुंचे थे कि तो इस पार्टिकल्स की अभी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम एक्टिविटी या किसी रिलेवेंट चीज़ की मदद लेंगे. तो यहाँ पे भी हम एक्टिविटी की मदद ले रहे, और वो है क्रो स्टोरी. क्रो स्टोरी हमने हमेशा बचपन में पढ़ी है कि कौवे को प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढते ढूंढते एक घड़े के पास आता है. घड़े में पानी बहुत नीचे होता है जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता. काफ़ी सोचने के बाद वो स्टोन्स डालता है. वो स्टोन्स नीचे जाते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पहले जो पानी था वो ऊपर आता है. पानी पी के कौवा अपनी प्यास बुझा जाता है. अभी इस स्टोरी का इस टॉपिक से क्या रिलेशन है? हमें यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट करनी है वो ये कि वाटर जो है वो राइज हुआ है, वो ऊपर आया है. स्टोन्स ने नीचे का एरिया या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है, और वाटर ऊपर आया है जो कि लाइटर था. सो वाटर लेवल हैज़ राइसेस बिकॉज ऑफ द स्टोन इमर्सिंग इट. इंस्टेड ऑफ स्टोन्स, अगर आप ऐसे सॉलिड्स डालोगे जैसे कि वुड है या अपना हाथ भी है, तो भी वाटर लेवल ऊपर आएगा. इस एक्टिविटी को आप रजिस्टर कर लीजिए. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाएंगे और फिर कंपैरिजन से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी को रजिस्टर करने के बाद अब हम जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 को. इसमें आपको क्या करना है? पानी में
सॉल्ट या फिर शुगर भी ले सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन लेना है और उसको पूरा स्टीर करना है, कंप्लीटली स्टीर करना है जब तक कि आपको वो सॉल्यूशन पूरा एक हो जाए। आप जानेंगे कि ऐसे में आपका जो वाटर लेवल है राइज नहीं होगा। आप ये घर पर हमेशा देखते हैं या ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ जब पत्थर हमने डाले तो वाटर लेवल राइज हुआ, लेकिन यहाँ जब हमने शुगर या सॉल्ट डाला तो वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये है कि शुगर और सॉल्ट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जब हम घर में शुगर और सॉल्ट को किसी जार में या किसी डिश में रखते हैं तो डेफिनेटली वी नो दैट दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह लेते हैं। पर यहाँ ऐसा क्या हुआ? तो हमें ये पता है कि वो डेफिनेटली दे ऑक्यूपाई स्पेस, पर ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि ये सॉलिड्स डालने के बाद भी वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ? क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचो। उसमें हमें एक ही हिंट मिलता है कि हो सकता है वाटर में कोई जगह हो, जो वाटर सॉल्ट और शुगर डालने के पहले वाटर जो हमें इंटैक्ट दिखता है उसमें कोई जगह हो और वो जगह शुगर और सॉल्ट ने फिल कर दी हो। क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली। इसी को जानने के लिए हमें इसमें जूम इन करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने पढ़ा इस चैप्टर में हमें हर चीज़ को जूम इन करके देखना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन में जूम इन करते हैं। ये है H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर से वाटर हमें जो कि इंटैक्ट दिखता है, लेकिन अब जब आप जूम करोगे, जब आप इसके मॉलिक्यूलर लेवल को जाओगे, तब आपको दिखेगा कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। और जो ये S है, S स्टैंड्स फॉर सॉल्ट या शुगर। इस सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल ने इनके बीच में जो स्पेस थी वह स्टीयरिंग के कारण इस तरह एडजस्ट कर लिया है कि ये स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। एज अ रिजल्ट ऑफ विच शुगर को भी स्पेस मिली है, वाटर मॉलिक्यूल को भी स्पेस मिली है। पर क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा स्पेस होती है, इसलिए हमें वाटर लेवल यहाँ पे राइज नहीं दिखाया। सिनारियो नंबर 1 में क्रो में ऐसा नहीं हुआ। स्टोन ने वाटर के बीच में, क्योंकि स्टोन बहुत सॉलिड है, उसका शेप एंड साइज बहुत ज़्यादा है और एक अलग तरह का मैटर है, उस केस में ऐसा कोई सिनारियो नहीं था, ऐसा कुछ ऑक्यूपाई नहीं हुआ था जिसके कारण वाटर लेवल राइज हुआ था। पर इसमें शुगर और सॉल्ट ने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ऑक्यूपाई कर ली। each water molecule is connected but there is space in between them, and sugar and salt molecules has occupied this space, as a result of which water level is not rising. ऐसा और एक एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क में भी बहुत तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, कैल्शियम होता है। ये सब चीज़ें भी एक में कुछ इस तरह घुल मिल जाती है कि वो इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मतलब अंदर में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, उसमें अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स के बीच में से कैल्शियम जैसे फैट्स के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाते हैं। मिल्क इज़ वन सच एग्जाम्पल। एक्चुअली जब हमको बाहर की दुनिया में कोई भी चीज़ जैसे टेबल हो या वाटर हो या इवन कोई भी सब्सटेंस हो, वो हमें इंटैक्ट लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा पैक है। हाउएवर अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इवन अगर आप मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा रुदरफोर्ड या अर्लियर स्टडी में, आप जानते हो कि बीच में न्यूक्लियॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इसके अलावा बाकी पूरी चीज़ स्पेस ही होती है। मेजरली एटम में हो या मॉलिक्यूल में हो या हेंस किसी सब्सटेंस में हो, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ तो स्पेस ही होती है। ओके, प्लीज़ ये चीज़ को रजिस्टर करिए कि कोई भी सब्सटेंस में मेजॉरिटी ऑफ जो एलिमेंट होता है वो स्पेस होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि या फिलोसोफर भी कहते हैं कि जो एक्चुअल हमारा जो यूनिवर्स है वो 99% स्पेस ही है,
ठीक है, बचा 1%, उस 1% में का 99% सन है और उसमें का बचा 1% एक्चुअली हमारा मैटर है हमारे गैलेक्सी पे। मतलब अगर आपके पास 1 रुपया है तो 99 पैसे स्पेस है, बचा 1 पैसा, उस 1 पैसे में का 0.99 पैसा सन ने ऑक्युपाई किया है हमारे सोलर सिस्टम में, और फिर जो 0.01 पैसा बचा है उसमें हमारी पूरी गैलेक्सी, पूरे प्लैनेट्स आते हैं। सो ये है फैक्ट, ये है स्पेस, एक्चुअल एवरीथिंग इज, जो हम बोलते हैं स्पेस। सो इन सभी डिस्कशन के बारे में हम ये कंक्लूजन के पहुंचे कि मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ऑफ कोर्स वी कैनॉट सी देम। ठीक है, तो फटाफट इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। सो वी स्टार्टेड विथ मैटर प्रॉपर्टीज। वी नो दैट in chemistry there are two structure of it, physical and chemical properties of matter. Chemical properties we will study further. This topic is all about the physical properties. To understand physical property, we take two activities of CRO and sugar or salt solution. In first activity we see that water level rises, however in second activity we say that water level is not rising. When we investigate it, we find that though everything from outside looks intact, however there is a lot of space between two molecules, and if added substances occupying this space, the water level won't rise. ऐसा ही the same thing happens in atom, and same thing happens in molecule or compound. So overall in substance, not only in substance but our space is also 99%. Our universe is also 99% of space, and thus we arrived at particles of matter have space around them. In our next class, we will see what are the other characteristics of particle. So आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।